सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने कक्षा 11th की मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट किया था। पहला ही चैप्टर समुच्चय सेट। तो समुच्चय में हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ ली थी। समुच्चय का जो निरूपण है किस प्रकार से करते हैं तो वो चीज़ हमने कल पढ़ ली थी। तो जो समुच्चय होता है वो क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। यह थी कल समुच्चय की परिभाषा, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। और समुच्चय का जो निरूपण करते हैं, समुच्चय का निरूपण, इसमें दो विधियां थी अपनी। एक थी सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, और दूसरी थी आपकी समुच्चय निर्माण रूप। आगे बात समझ। तो सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं कि जितने भी उस समुच्चय के अवयव है उनको कोमा लगा के मंझले कोष्ठक में बंद करते हैं। और समुच्चय निर्माण रूप में हम जो भी अवयव है उनका एक विशेष गुणधर्म है, उस विशेष गुणधर्म को लिखते हैं। आगे बात समझ। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था। देखिए कि हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, एक समुच्चय ए 1 3 5 7 9। आगे बात समझ। देखिए तो उसमें थोड़ी त्रुटि थी, वापस आप देख लेना, चेंज कर लेना। हमने लिखा था कि 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं। आगे बात सुन, ये चीज हमने लिखी थी। तो इसको आप वापस देख लेना कि 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं में तो 1 से लेकर 9 तक आती थी। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे थे कि 1 3 5 7 9 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याएं। आगे बात समझे। तो आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याएं। कल वाले में थोड़ी त्रुटि थी, इसको वापस देख लेना। ये जो समुच्चय है, ये क्या है? 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। आगे बात सुनो, अगर आप ये लाइन रखना चाहते हैं 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं, तो समुच्चय क्या बनेगा? ये 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे बात सुनो। देखिए अगर आप ये वाला समुच्चय रखना चाहते हैं तो वहां पे ये वाली जो चीज है हटा के आपको क्या करना है? 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 3 5 7 9, ये सारी क्या है कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। ये क्या है? विषम। ये भी विषम 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 विषम। आगे बात। तो कल जो हमने लाइन लिखी उसमें थोड़ी त्रुटि रह गई थी, वापिस चेंज कर लेना। वहां पे क्या कर देना? विषम प्राकृत संख्याएं। अगर ये वाली लाइन रखनी है 10 से छोटी सभी प्राकृत संख्याएं तो आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, वापस देख लेना आप। तो वो जो एग्जाम्पल था वो था 10 से छोटी सभी विषम प्राकृत संख्याएं। आगे ना बात समझ। तो अलग अलग टाइप के समुच्चय हमने कहा था। n क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और वैसे पूर्ण संख्याएं होल नंबर 0 1 2 3 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। z क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में कौन कौन सी आ जाती है? सारे के सारे अंक, -∞ से +∞। ये आ गए आपके पूर्णांक। और जैसे परिमेय संख्याओं के समुच्चय q x, जहां x बराबर क्या है? p/q। आगे बात सुने। और q नॉट इज इक्वल टू 0, और p और q दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं? पूर्णांक नंबर से। आगे ना बात समझ में। तो ये कुछ नंबर है, उनके समुच्चय हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं। आगे बात समझ में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका कि समुच्चय के प्रकार, यानी कि समुच्चय किस टाइप के होते हैं। आगे बात समझ। तो पहला ही देख लेते हैं। पहला है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब क्या हो गया? खाली। रिक्त समुच्चय का हो, खाली समुच्चय का हो, शून्य समुच्चय का हो। आगे बात समझे। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं
कि एक समुच्चय है ए x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, आगे बात समझ, तथा x का जो मान है वो है 3 और 4 के बीच में। x का जो मान है वो है 3 और 4 के बीच में, यानी कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और x क्या है, 3 और 4 के बीच में है। आगे बात में, तो ये वाला समुच्चय क्या होगा। अब आप x की वैल्यू ढूंढोगे कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ऐसी कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। प्राकृत संख्या तो हमेशा क्या होती है, 1 2 3 4, 3 के बाद में सीधी 4 आती है और 4 से पहले सीधी 3 आती है। तो 3 और 4 के बीच में ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये वाला समुच्चय क्या हो गया, यानी कि इस समुच्चय में कोई अवयव होगा ही नहीं। अगर समुच्चय में अवयव होगा ही नहीं तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका खाली समुच्चय कहलाएगा। आगे बात समझ, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को कैसे व्यक्त करते हैं, मंझले कोष्ठक। ये वाला मंझला कोष्ठक बनाया, इसमें अवयव एक भी नहीं होगा, और ये किसको व्यक्त करेगा, रिक्त समुच्चय को। दूसरा, रिक्त समुच्चय को व्यक्त करने का तरीका क्या है, फाई। ये वाला चिन्ह किसका होता है, फाई का। आगे इसको क्या बोलते हैं, फाई। यानी कि ऐसा चिन्ह कहीं पर मिले आपको तो आप क्या समझोगे कि ये एक रिक्त समुच्चय है। आगे बात समझे, तो रिक्त समुच्चय को चिन्ह से प्रदर्शित करने का या तो मंझले कोष्ठक में या फिर फाई से। तो नॉर्मली हम रिक्त समुच्चय को किससे, फाई से व्यक्त करते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसमें कोई अवयव नहीं होता है क्या होता है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे आपसे मैं कहूं कि एक समुच्चय ए x, जहां x प्राकृत संख्या है तथा x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। आगे बात समझे, तो x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 हो जाए, और x क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हमेशा क्या होती है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलती है। तो 1 रख के देखोगे तो भी 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 माइनस 4 आ रहा है, तो 1 से नहीं होगा। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1 आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है 0। 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 माइनस 5 4 हो रहा है। आगे बात समझ, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 रखने पर तो पॉजिटिव आ रहा है और 2 रखने पर नेगेटिव आ रहा है। तो 4 5 6 रखोगे तो भी क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस 5 11। तो यानी कि x एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या यहां पर कोई सी भी रख लो, यहां पे x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब x क्या वैल्यू ग्रहण करेगा, x कोई वैल्यू ग्रहण ही नहीं करेगा। आगे बात समझ, यानी x क्या प्राकृत संख्या है तो x कोई भी वैल्यू ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब ये समुच्चय क्या हो गया, खाली समुच्चय हो गया, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। आगे बात समझ, तो ये होती है रिक्त समुच्चय की परिभाषा। सिंपल है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्लियर। अब अगला देख लेते हैं, दूसरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो क्या कहलाता है, एकल
समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे आपसे कह दें ए, आगे बात सुन, ये समुच्चय है जिसमें केवल क्या एक अवयव है, कौन सा? ए। आगे बात में मान लीजिए समुच्चय 2, ये समुच्चय है जिसमें केवल क्या एक अवयव है, कौन सा? 2। कौन सा अवयव है? 2, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। आगे बात समझने, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, कुछ भी लिख लीजिए, जैसे स्मॉल बी, यह समुच्चय जिसमें केवल क्या है एक अवयव है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये होता है एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होना चाहिए। कोई सा भी एग्जाम्पल इसके देख लो, जैसे ये समुच्चय x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है वो 5 और 3 के बीच में, यानी x 5 से छोटा लेकिन 3 से बड़ा। आगे बात सुन, अब देखिए x क्या है? प्राकृत संख्या है। तो 5 से छोटी और 3 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 से छोटी 4, 3 से बड़ी 4। तो ये वाला समुच्चय क्या हो गया? एक एकल समुच्चय। इसमें केवल क्या है? एक ही समुच्चय। तो ये तो क्या हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। इसी को अगर रोस्टर रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? 4। यानी कि ये समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव है, वो है कौन सा? 4, जो कि क्या है? एक प्राकृत संख्या है। आगे बात में, तो ये क्या है? 4, और इसको, ये तो हो गया इसका रोस्टर रूप। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x क्या है? 5 और 3 के बीच में। तो ये होता है एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। तो 2 टाइप के समुच्चय हमने पढ़ लिए, पहला रिक्त समुच्चय और दूसरा एकल समुच्चय। अब देखिए अगला, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट तथा इनफाइनाइट समुच्चय। आगे बात में परिमित तथा अपरिमित। देखिए परिमित का मतलब क्या हो गया? सीमित। अपरिमित का मतलब क्या हो गया? अनंत। आगे बात, इसका मतलब क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, यानी सीमित है, वह क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनंत, यानी इनफाइनाइट, वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। आगे बात समझे, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाता है। आगे बात समझना। अन्यथा, अन्यथा का मतलब कि अगर अवयवों की संख्या सीमित नहीं है यानी असीमित है, यानी कि अनंत है। अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है तो वो कहलाएगा परिमित समुच्चय, अन्यथा क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, ए ई आई ओ यू। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये वाला समुच्चय देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें जो अवयवों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। इसमें अवयवों की संख्या क्या है? 5 है। आगे बात आपको दिख रहा है कि इसमें अवयवों की संख्या क्या? सीमित है, यानी हम बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव है। अगर हम बता सकते हैं कि इस समुच्चय में कितने अवयव है तो वो क्या कहलाएगा? सीमित, यानी कि परिमित समुच्चय। यानी कि उसमें अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है, क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। आगे बात समझ। अब इसी प्रकार जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 ... आगे बात। अब देखिए आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं कितनी होती है? अनंत होती है। ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी। प्राकृत संख्याएं कभी खत्म होती है? बिल्कुल नहीं होती है। 1 से लेके अनंत तक
इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्राकृत संख्याओं का आपको समुच्चय बनाना है तो आप कैसे लिखोगे, नेचुरल नंबर जो कि क्या है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5। अब देखिए जो अपरिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय यानी कि उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। अब अवयवों की संख्या अनंत होगी तो इसका मतलब आप उनको दो मंझले कोष्ठक में सारे अवयव तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अवयव क्या अनंत है, तो अनंत अवयवों को लिखे गए तो आप कितने लिख सकते हो अवयव, तो दो मंझले कोष्ठक के बीच में आप सारे अवयव तो नहीं लिख सकते। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपको कितने अवयव लिखने ताकि उसका गुण धर्म आपको पता चल जाए, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब अब 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5, फिर क्या आएगा 6 7 8। तो यहां से हमें गुण धर्म पता चल गया कि ये 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। इसका मतलब आपको गुण धर्म पता चल जाए उतने अवयवों को लिखना है और उसके बाद में लास्ट में 3 डॉट 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 3 डॉट लगा के मंझले कोष्ठक में बंद कर देना है। इसका मतलब डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये संख्याएं अब ऐसे अनंत की तरफ चल रही है, ऐसे अनंत की तरफ जाएगी और हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो जो अपरिमित समुच्चय होता है, अपरिमित, अब परिमित समुच्चय में तो हमें पता है अवयवों की संख्या सीमित है तो हम सारे अवयव लिख देंगे, आगे बात में। अब अपरिमित समुच्चय में क्या होता है कि जितने भी अवयव है यानी कि अनंत अवयव है तो उन सारे अवयवों को एक मंझले कोष्ठक में बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन अवयवों को लिखेंगे 3 या 4 तक लिखेंगे, यानी ताकि उससे उसका क्या पता चल जाए, गुणधर्म पता चल जाएगी, यानी कि ये समुच्चय किसका है, यानी कि ये समुच्चय किसका है, ये गुणधर्म पता चल जाए। उसके बाद में 3 डॉट लगा देना है और मंझले कोष्ठक को बंद कर देना है। तो ये होता है अपरिमित समुच्चय को लिखने का तरीका। जैसे आपसे कहें कि पूर्णांकों का समुच्चय, आगे बात। अब पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट, और सारे कौन से, ये -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर इन्फानेट और इधर भी माइनस इन्फानेट की तरफ। अब देखिए सारे अवयव तो नहीं लिख सकते, 4 5 6 कितने लिखोगे आप, नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डॉट 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 3 डॉट लगा दिए यानी इधर इन्फानेट और इधर हमने क्या रख किया -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आगे बात समझ। अब देखिए हमने कितने अवयव लिखे, हमने इन अवयवों से हमें पता चल गया कि ये समुच्चय किसका है। अगर मैं केवल एक अवयव लिख देता 0, एक अवयव लिख देता 0 फिर डॉट 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 लगा देता तो कैसे पता चलता कि ये समुच्चय किसका है। आगे बात में 0 के बाद में आप 2 4 5 ये भी तो ले सकते हो, जैसे ये वाला समुच्चय आपने केवल 1 लिखा, अंदर क्या लिखा 1। आगे बात फिर आपने डॉट 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 लगा दिया और अब आपसे पूछें कि जैसे ये कोई भी समुच्चय है ए, अब आपसे पूछे कि ये समुच्चय किसका है, तो अब 1 तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये भी लिख सकता हूँ, यानी ये क्या हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 5 7 9 यानी कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आगे बात समझ। तो अवयव उतने लिखने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये समुच्चय किसका, यानी कि जो गुणधर्म है अवयवों का वो हमें पता चल जाए, तो वो क्या होता है अपरिमित समुच्चय। तो यहां से ये Z जो कि क्या है पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों का समुच्चय ये भी क्या है अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो इनको लिखने का तरीका ये, आगे बात सुने। तो ये होता है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। यानी परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी हमें पता हो कि उसमें कितने अवयव है, और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है सीमित नहीं है यानी कि अनंत है, तो वह क्या कहलाता है अपरिमित समुच्चय। आगे बात सुने। तो ये हो गया इनको लिखने का तरीका, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। समान समुच्चय। अब देखिए समान समुच्चय क्या होता है, आगे बात सुनिए। समान समुच्चय परिभाषा देख लीजिए। यदि A तथा B दो समुच्चय है, A और B क्या है दो समुच्चय है। अब ये A और B दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे कब, तो वो चीज देख लेते हैं। अब देखिए यदि समुच्चय A का
प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो ए तथा बी क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाते हैं। आगे बात, और लिखने का तरीका क्या है? ए बराबर बी, इस चिन्ह का मतलब क्या है? समान। ए बराबर बी का मतलब क्या हो गया? ए और बी दोनों क्या है? समान समुच्चय है। आगे बात सुन, जैसे देखिए ए बराबर, आगे बात में जैसे आप लिख दीजिए ए ई आई ओ यू। आगे बात सुन, ये आपने लिख दिया समुच्चय ए और बी समुच्चय आपने इस प्रकार लिखा कि x, जहां x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब देखिए, जहां x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब देखिए, आपने समुच्चय ए लिखा ए ई आई ओ यू, और समुच्चय बी जो कि क्या है? x, जहां x क्या है? एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये समुच्चय बी होगा क्या? समुच्चय बी क्या होगा? क्या कह रहा है? x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ए ई आई ओ यू। अब आप देख सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। आगे बात समझें तो क्या कहलाएगा? ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? ए बराबर बी, यानी ए और बी क्या है? समान समुच्चय। कहने का मतलब यह है कि जो अवयव समुच्चय ए में है, जो अवयव समुच्चय ए में, वही अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, और जो बी में वही अवयव क्या होने चाहिए? समुच्चय ए में होने चाहिए। तो वे समुच्चय आपस में क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। सीधी परिभाषा है, ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, तो ए और बी क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। आगे बात समझ, तो ये हो गई समान समुच्चय की परिभाषा। चलिए, तो अब देखिए असमान समुच्चय। असमान समुच्चय का मतलब क्या हो गया? यदि ए और बी दो समुच्चय है, तो ए के सारे अवयव बी में है लेकिन बी के ए में नहीं है, या फिर बी के सारे अवयव ए में है लेकिन ए के अवयव बी में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? असमान समुच्चय। जैसे मैं आपसे सिंपली बता देता हूं एग्जांपल से कि ए बराबर क्या है? 1 2 3 4। ए क्या है? एक समुच्चय जिसमें 4 अवयव है, 1 2 3 4। और समुच्चय बी 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए, बी एक समुच्चय जिसमें 6 अवयव है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से देखिए, ए का तो प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन बी का कौन सा? 5 और 6 ये अवयव ए में नहीं है। आगे बात सुन, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? असमान समुच्चय कहलाएंगे। और असमान समुच्चय को लिखने का तरीका क्या है? नॉट इजगल टू बी। तो इसको पढ़ते कहते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको? कि ए तथा बी असमान है। आगे बात समझ, और जैसे ए बराबर बी, यानी ए और समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय, इसको पढ़ेंगे कैसे? कि ए तथा बी समान समुच्चय है। ए तथा बी क्या है? समान समुच्चय है। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपके समुच्चय के प्रकार। तो हमने समुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ ली। तो अभी तक के जो अपने टॉपिक हुए हैं वो हो गए समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? एक समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार के हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण। रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। जैसे
हमने एग्जाम्पल लिया था 1 3 5 7 9। आगे बात, ये समुच्चय क्या है? ये तो हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या लिखते हैं? रोस्टर रूप में सभी अवयवों को अल्प विराम यानी कोमा का चिन्ह लगा के सारे के सारे अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। रोस्टर रूप में हमेशा जितने भी समुच्चय के अवयव है उन सब को हम क्या करते हैं? मंझले कोष्ठक के अंदर कोमा का चिन्ह लगा के लिखते हैं। और समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं? उन अवयवों का एक विशेष गुणधर्म होता है। जितने भी अवयव होते हैं ना, उनमें एक विशेष गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म को लिखा जाता है। जैसे यहां पे x, जहां x एक 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। ये हो गया समुच्चय का रोस्टर रूप और ये हो गया समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप। आगे बात है, तो समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, यानी कि हम समुच्चय को लिखते कैसे हैं? तो रोस्टर रूप में मंझले कोष्ठक के अंदर सारे के सारे समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में सिर्फ एक चीज लिखते हैं x, और उसका फिर वो गुणधर्म बताते हैं कि ये x है क्या। कह रहा है कि x एक 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 7 9। तो ये हो गया आपका समुच्चय का निरूपण। आगे बात सुन कि समुच्चय को हम लिखते कैसे। और अगला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि समुच्चय के प्रकार। रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसको नॉर्मली मंझले कोष्ठक के रूप में या फिर फाई के चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये होता है रिक्त समुच्चय। दूसरा हमने पढ़ा एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल क्या हो? एक हो, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव क्या कहलाता है? आपका एकल समुच्चय कहलाता है। तीसरा हमने पढ़ा परिमित और अपरिमित। परिमित यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ए, तो हमने लिखा कि A E I O U। आगे बात सुन, तो ये समुच्चय क्या है? परिमित समुच्चय, यानी इसमें अवयवों की संख्या हमें पता है कितनी है? 5। अब देखिए अवयवों की संख्या कैसे लिखते हैं? तो जैसे A, समुच्चय A में कितने अवयव? 5। तो इसको लिखेंगे कैसे? नंबर, लिखने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ A। N और कोष्ठक में A, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ A, यानी कि समुच्चय A में कितने अवयव है, यानी कितनी अवयवों की संख्या कितनी? नंबर ऑफ A क्या हो जाएगा? 5। तो ये जो समुच्चय, अगर आपसे पूछे इस समुच्चय में कितना अवयव है, कि 5 अवयव है, तो उसको लिखेंगे कैसे? n, यानी नंबर ऑफ A। ये है लिखने का तरीका। ये चीज एक और नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ A बराबर क्या है? 5। नंबर ऑफ A बराबर 5। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, हमने कहा था कि अगर समुच्चय अपरिमित है तो आपको उतने अवयव जरूर लिखने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस अवयव में गुणधर्म क्या है, यानी ये समुच्चय किसका है? 5, फिर डॉट डॉट डॉट। आगे बात, इसका मतलब ये समुच्चय किसका है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अब इसमें अवयव कितने? तो नंबर ऑफ n, यानी कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। अवयवों की संख्या क्या है? इतने इनफाइनाइट अवयव है, यानी कि असीमित अवयव है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। लेकिन हम बता नहीं सकते कि इसमें कितने अवयव, अनंत अवयव है। आगे बात सुने, तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। आगे बात सुने, तो ये वाला चिन्ह ध्यान रखना, नंबर ऑफ ए, यानी इसको क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ ए, यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। और हमने पढ़ा था समान समुच्चय और असमान समुच्चय। दो समुच्चय समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो इसको पढ़ते कैसे? ए बराबर बी, यानी ए और बी समान समुच्चय। असमान यानी कि कोई भी, जैसे ए का प्रत्येक अवयव बी में लेकिन बी का ए में नहीं है, तो क्या हो गया? असमान समुच्चय। बी का प्रत्येक अवयव ए में लेकिन ए का बी में नहीं है, तो भी क्या हो गया? असमान समुच्चय। और इसको लिखते कैसे हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी ए तथा बी क्या है? असमान है। ए तथा बी क्या है? असमान समुच्चय है। क्लियर है? तो समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के प्रकार, ये सब हमने पढ़ लिए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।